रिवीजन, क्योंकि अब नहीं तो कब। यू आर विद मी आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 13, सेकेंड लास्ट लेक्चर आपके सिलेबस का नहीं, वेक्टर्स के ऊपर। इसके बाद एक और लेक्चर बचेगा जिसमें वेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम कुछ नया नहीं करने वाले, जो पुराना पढ़ा है उसकी मिला के खिचड़ी बनाने वाले हैं, ठीक है। आसान सीधे शब्दों में समझ लीजिए। आपने अभी तक बैक्टीरियल वेक्टर्स पढ़े प्लाज्मिड्स के साथ, आपने उसके बाद पढ़े अपने वायरल वेक्टर्स, बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स वाले, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप कुछ कुछ बैक्टीरिया से लेंगे, कुछ कुछ वायरस से लेंगे, कुछ कुछ ईस्ट से भी ले लो, क्योंकि यूकैरियोटिक सिस्टम में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर उनको मिला के कुछ इस तरीके से सेटअप बनाएंगे कि हमारी कुछ जो लिमिटेशंस है वो ओवरकम हो जाए, कुछ नई चीज मिल जाए हमें, कोई और क्या बोलते हैं किसी और जगह पर अपने वेक्टर्स को यूज करना है। तो उसके लिए हम जो भी कुछ करने वाले हैं वो देखो। तो सबसे पहला आएगा क्या इस लाइन में, इट इज दिस कॉस्मिड वेक्टर। नाम से चीजें समझ में आएंगी, अगर नाम क्लियर हो गया तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। कॉस्मिड दोनों नाम आपने पढ़े हैं, कहाँ कहाँ पर पढ़े हैं। कॉस पढ़ा है कॉसाइड्स में, ठीक है। अब एक और बात और सुन लीजिए, मैं इस लेक्चर में ज्यादा डिटेल्स नहीं बताने वाली हूँ उन चीजों, ज्यादा क्या मैं डिटेल्स बताने ही नहीं वाली हूँ उन चीजों की जो मैंने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा थी, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप लोग को भी तो करनी चाहिए ना, सारी मेहनत मैं ही कर रही हूँ तब से। मेड कहाँ से आया, प्लाज्मिड से आया, ठीक है। वही हो गया बात जो आजकल चल रही है, क्या दो नामों को ज्वाइन करना है, एक का पहले का ले लो, एक का पीछे का ले लो, आपस में मिला दो। सेम थिंग हमने की है अपने वेक्टर्स के साथ। अब ये बात अलग है, ये वेक्टर्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं, आपने ये ट्रेंड अभी फॉलो करना शुरू किया। बायोटेक पहले पढ़ लेते तो ये ट्रेंड भी पहले आ जाता दिमाग में। कॉसाइड्स आपको पता है किसके लिए यूज करी थी हमने, ध्यान कीजिए, पैकेजिंग के लिए यूज की थी, है ना। प्लाज्मिड, यहाँ पर प्लाज्मिड का कौन सा फीचर एक्सप्लॉइट करने वाले हैं हम, रेप्लिकेशन का। दैट मीन्स ये जो हमारे वेक्टर्स हैं दे विल रेप्लिकेट लाइक प्लाज्मिड एंड दे विल बी पैकेज्ड लाइक दी वायरल वेक्टर्स। दैट इज हाउ दी इजीनेस गोज विद दिस पर्टिकुलर वेक्टर। अब डायग्राम देख लो जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं किसी भी वेक्टर में, ठीक है। हाँ, एंड में जब जाओगे ज्यादा समय ना दे लेते तब भी देखोगे कि 15 से 20 मिनट का लेक्चर हो गया है, ठीक है। देखो कॉस्मिड वेक्टर्स, ठीक, ये रहा मेरा वेक्टर सुंदर सा गोल सा। ये आएगी सिलेक्टेबल मार्कर की साइड, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इधर आएगी हमारी ओराई साइड, दैट विल बी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्योंकि ये कॉस्मिड वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली कॉस साइड्स प्रेजेंट होंगी। ये रही कॉस साइड, ठीक। एक चीज नहीं आई, क्या नहीं आई बताओ, तो नोट कर लोगे, मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे को तक तो ऐसे लाइव क्लास होती तो बता देते शायद कि मैम नहीं आप ही बता दीजिए। चलो, दिस इज दी एमसीएस। अब एमसीएस क्या है वो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं पता तो पुराने लेक्चर्स में जाकर देखो, मैंने बहुत बार रिपीट किया है क्या है ये एमसीएस। तो इस तरीके से बनेगा हमारा कॉस्मिड वेक्टर, कंटेन्स बोथ द फीचर्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज एज वेल एज द प्लाज्मिड। अपर लिमिट क्या होती है इन बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स की, या जो फॉरेन डीएनए उसको क्लोन कर सकते हैं हम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 45 kb। बस इन वेक्टर्स में आपको यही सब चीजें ध्यान में रखनी है, किसके मिश्रण से बना है और उसकी अपर लिमिट क्या है। साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो वो भी, जैसे कि जो अभी नेक्स्ट वाले वेक्टर में आने वाली हैं, ठीक है। कॉस्मिड तो आसान था, समझ में आ गया। दूसरा देखो जरा, सेकेंड वन इज यैक। यक नहीं, यैक है, ठीक है। यैक, तीन जो नाम है अलग अलग हैं, और अगर फिर से नाम समझ में आ जाएगा तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। वाई स्टैंड्स फॉर ईस्ट, ए आर्टिफिशियल, सी क्रोमोसोम। अब एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में इस नाम को पढ़ के, अभी तक आपने प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, डीएनए ही आया है, आरएनए तो हमने बात ही नहीं करी है यहाँ पर, ठीक। लेकिन अब ये क्रोमोसोम कहां से आ गया, कैसे क्रोमोसोम को यूज करने वाले, आपको पता है क्रोमोसोम बहुत सुपर कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, बड़ा है,
ठीक है, तो इस क्रोमोसोम को लाने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया। तो आया, पहले तो क्यों आया, अब आया तो कौन कौन सी चीजें लेकर आया, कौन कौन सी चीजें लेकर आया, उसके लिए 2 से 3 मिनट रुकिए। क्यों आया पहले वो देखिए। इसलिए आया क्योंकि अभी तक आपने जितने भी वेक्टर्स पढ़े हैं सब में जो आपकी फॉरेन डीएनए, फॉरेन इंसर्ट की जो साइज लिमिट है वो थोड़ी छोटी है। 50 केबी से ऊपर आप गए नहीं, 45 में भी यहीं तक गए, उसके ऊपर आप अभी तक नहीं गए। तो क्या जरूरी है हर बार इतना छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट ही आपको क्लोन कराना हो? नहीं, बड़े डीएनए फ्रैगमेंट की जरूरत कब पड़ी? जब एक बहुत स्पेशल रेवोल्यूशनरी माइलस्टोन प्रोजेक्ट बायोटेक में स्टार्ट हुआ। दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज नेम्ड एज HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है सबसे पहले वो देखिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या है वो देख लीजिए, तभी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगी। Human Genome Project was aimed to sequence each and every chromosome of humans so that you can target the diseases very appropriately, or in fact you can study which particular sequence is responsible for what function, and you know very well कि structure and function goes hand in hand। अगर ये लाइन याद हो गई तो आगे जाकर अगर आपको बायो इन्फो चूज करनी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। बायो इन्फो नहीं भी चूज करनी है तब भी आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। यही बात मैंने जब मैं प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रही थी तभी भी आपको बताई थी, है ना। अब देखो, इस HGP को करने के लिए when you are required to sequence the human genome, it is your need to clone large DNA fragment, and that large DNA fragment is of size approximately 1 MB। ठीक है, हर समय approximate size है, आप accurate size नहीं दे सकते because it depends on the desired product। ठीक, तो इतने बड़े डीएनए फ्रैगमेंट को क्लोन करने के लिए अभी तक आपके पास कोई भी वेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो एक ऐसा वेक्टर बनाया गया जिससे कि लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी यूज्ड फॉर द क्लोनिंग पर्पस, एंड दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज दिस ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो अच्छा एक और चीज यहीं से HGP से ही आएगी एक और चीज। अगर आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए आपके जीन्स जो है वो सीक्वेंस करने हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं वो सीक्वेंस करने हैं, तो ऑब्वियसली यू रिक्वायर यूकैरियोटिक सिस्टम, बिकॉज दैट आल्सो हैव टोल्ड यू कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में और यूकैरियोटिक सिस्टम में जो एक्सप्रेशन है दैट वैरीज अ लॉट। ठीक है, जो यूकैरियोटिक जीन्स है आप उनको प्रोकैरियोटिक सिस्टम में एक्सप्रेस नहीं करवा सकते बिकॉज इट रिक्वायर सर्टेन मॉडिफिकेशन व्हिच इंक्लूड्स PTL, PTM, स्प्लाइसिंग है और बहुत सारी ऐसे मैकेनिज्म उनको जाने तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाएंगी फिर से, है ना। तो उस पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए यू रिक्वायर यूकैरियोटिक सिस्टम फॉर व्हिच दिस ईस्ट इज हार्नेस, एंड जो ईस्ट को आप यूज करते हैं इट इज सैक्रोमाइसिस सेरेब्रम। बहुत बार नाम सुना है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब देखो इसका डायग्राम, जैसे आपने यहाँ पर कॉस्मिट का देखा ऐसे ही यैक का डायग्राम देखिए मेरे साथ में। यैक के डायग्राम में कुछ क्या बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, लेकिन अगर मेरे साथ साथ में चलेंगे, साथ साथ में देखेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सारे सेंस ऑर्गन खुले रखने हैं एक्सेप्ट योर माउथ। देखो अब यैक का डायग्राम जल्दी से। थोड़ा ओरिएंटेशन बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, आप लोग कंपास या जो भी कुछ आप चाहें यूज कर सकते हैं। कुछ आएंगे हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स। अच्छा, एक डायग्राम को बनाने से पहले एक और चीज जो ध्यान में रखो वो ये है कि दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज यूज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक जीन्स। तो जो अलग अलग मार्कर्स या जो भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो दोनों सिस्टम्स के लिए यूज करेंगे हम, जैसे हमने अपने शटल वेक्टर्स में यूज करी थी। तो ये आ गया हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। उसके बाद आएगी फेमस और आईसाइट, जिसके बिना ये बैक्टीरिया या फिर ये प्लाज्मे, क्या आ रहा है दिमाग में ये वेक्टर अधूरा है। अब देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो मैं बताने वाली हूँ।
आएंगी नई नई सीक्वेंसेस, जैसे कि ये है, इट इज TRP1। अब ये TRP क्या है, वो टेलीविजन शोज या मूवीज वाली TRP नहीं है ये, दिस पर्टिकुलर TRP। ऐसे और भी मार्कर्स अभी आएंगे, तो अभी सुन लीजिए मार्कर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तभी बताऊंगी, लेकिन एक जो कॉमन फीचर है इनके बारे में वो देखो। These particular markers are the auxotrophic markers for the synthesis of certain amino acids or biomolecules। ऑक्सोट्रोफिक मार्कर्स क्या होते हैं वो अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़े दिन बाद जब आप लेक्चर्स पढ़ लेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा, तो उसको लिखकर नोट कर लीजिए कि ये आगे के लेक्चर्स में हमको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये अभी देख लो कि ऑक्सोट्रोफिक मार्कर किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ TRP लिखा है। अगर जेनेटिक कोड पढ़ा होगा तो TRP स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन, तो ये ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, दूसरा देखो आप, ये तो हो गया TRP। एक और सीक्वेंस दैट इज ARS, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। नाम बड़ा है, काम छोटा है, और आई की तरह ही काम करता है, ईस्ट में एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए अलग से नाम दे दिया, कुछ नया नहीं है उसमें, ठीक। उसके बाद एक और अलग जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, क्या है, SENT4। SENT स्टैंड्स फॉर सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस। अब अगेन यूकैरियोटिक सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर, क्योंकि आप क्रोमोसोम पर आपका वेक्टर बेस किए हुए हैं, इसीलिए आपको सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस चाहिए। क्यों चाहिए? जेनेटिक्स अगर क्लियर होगा तो समझ में आएगा, इसलिए चाहिए बिकॉज यू रिक्वायर डिसजंक्शन ऑफ दी सिस्टर क्रोमेटिड्स एज वेल एज दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट टू इन केस ऑफ मियोसिस। इसकी डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगी, सेल डिवीजन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं पढ़ा तो चैनल पर उसकी भी वीडियोस पड़ी हैं, देख लीजिए। तो ये आएगी एक SENT4 सीक्वेंस। उसके बाद में कुछ सीक्वेंसेस जिसकी डिटेल अभी छोड़ दो, सारी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। एक और मार्कर यहाँ पर, इट इज URA3, जैसे ये ट्रिप्टोफैन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये यूरासिल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगेन ये यूकैरियोटिक सिस्टम में है, इसीलिए यू हैव व्हाट, टीलोमेरिक सीक्वेंसेस। टीलोमियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी क्रोमोसोम्स। अगर इन टीलोमियर्स को छोड़ दें या रहने दें तो क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी स्टेबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम, सो विद दिस केस ऑल्सो, ठीक है। तो टीलोमेरिक सीक्वेंस आ गई। उसके बाद टीलोमेरिक सीक्वेंस किसके अटैक से बचाती है ये और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आपके काम में आएगा। दिस टीलोमेरिक सीक्वेंसेस प्रोटेक्ट्स दिस क्रोमोसोम फ्रॉम द अटैक ऑफ द न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अगर एंड्स डिस्टॉर्ट हो गए तो स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस टीलोमेरिक सीक्वेंसेस के साथ में यू हैव योर रेस्ट्रिक्शन साइट्स, इसको ऐसे बना लो ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए, है ना। ठीक है, साइड किसके लिए है ये, BAMH1 के लिए, ये भी सेम BAMH1 के लिए। बीच में हिस्टिडीन का जीन लगा है, अगेन आ मार्कर, लेट मी जस्ट चेक विद द नंबर। हाँ, नंबर ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर क्यों है वो आपको जाने तो अभी के लिए कोई जरूरी नहीं है, नंबर्स के लिए भी, नंबर्स भी सिर्फ एग्जाम तक याद रखना, उसके बाद भूल जाना। हाँ, जो उसकी मेन पॉइंट है वो याद रखना कि कितना, ठीक है, क्या है या कितना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हिस्टीडीन के लिए, ये यूरासिल के लिए, ये ट्रिप्टोफैन के लिए, बाकी के जो वो उनका इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया। और ये गैप वेक्टर्स किस तरीके से लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन करने के लिए यूज किए गए हैं वो भी अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब बता दिया मैंने इसके बारे में। हाँ, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ता है। हाँ, एक चीज नहीं बताई, देखो अगर मैं चेक ना करती तो फिर से भूल जाती। ये जो गैप वेक्टर्स हैं वो कौन सी प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं, दैट इज PBr322। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही, कुछ इधर से लेंगे कुछ इधर से लेंगे और मिला देंगे। तो PBr322 में हमने बहुत सारे ईस्ट के जीन्स को डाला है और उसके बाद हमारा बना है ये गैप वेक्टर, ठीक।
ये हो गई गैप की बात। तीसरा और वेक्टर देख लीजिए, यही हाइब्रिड के केस में जो है कौन सा, बैक बीएसी के नहीं, सिर्फ बीएसी होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब यूकैरियोटिक सिस्टम में बड़े फ्रैगमेंट को क्लोन करने के लिए आपने एक वेक्टर बना दिया, तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम का क्या, वो भी चीखेगा ना, चिल्लाएगा कि अभी तो मेरे को यूज कर रहे थे, अब लार्ज यूज करना है तो मेरे को छोड़ दिया, ईस्ट पे चले गए। तो इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर भी लार्ज फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन करने के लिए जो वेक्टर आपने मॉडिफाई किया है, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसमें एमबीस तक लेंथ जाती है वेक्टर फॉरेन डीएनए को क्लोन करने की। इसमें आप ऑब्वियसली एमबीएस का यूज नहीं कर सकते। यू कैन हैव 50 to 5, ये 5 थोड़ा एस जैसा लग रहा है, यू कैन हैव, हाँ गलतियां किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है और क्लास में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 50 to 500 kb तक आपका जो फॉरेन डीएनए का साइज है वो लगा सकते हैं आप इसमें। इसके साथ में ओराई है, सिलेक्टेबल मार्कर है, ये सारी चीजें तो रहेंगी। एक एक्स्ट्रा जो चीज है ओराई के बारे में, वो इस वेक्टर में आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि इसमें एफ प्लाज्मिड की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। एफ प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये बात हमने पुराने लेक्चर्स में भी डिस्कस करी हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ हाइब्रिड वाले वेक्टर्स का किस्सा भी खत्म। अगले लेक्चर में कुछ प्लांट और एनिमल के वेक्टर्स के, वायरल वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने आरडीएनए टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आई कांट हेल्प इट, यू हैव टू अप्रोच मी फ्रॉम योर साइड, ठीक। तो वी विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, एंजॉय योर स्टडीज, बाय बाय, थैंक यू।